हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे, ठीक है ना। और आज इस वीडियो में क्या होने वाला है, हम लोग बात करेंगे आज प्रश्नावली 10.2 के इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चंस करने की टेक्निक्स वो सब सीखेंगे जो कि हमें 10.2 में हमें करना है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो जो 1 नंबर आई है वो आपके चैनल पर उपलब्ध है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप जरूर देख लें उसको, क्योंकि बेसिक वीडियो है वो भी। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और जो सॉल्यूशन था 10.1 का, है ना, प्रश्नावली 10.1 का, वो मैंने दोनों ही एक ही साथ खत्म कर दिए थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में इसकी, बेसिकली इंट्रोडक्शन तो 10.2 का है, लेकिन हमें आज कुछ अलग बातें करनी है। अलग का मतलब क्या है, क्योंकि ये चैप्टर जो था व्रत के नाम से बेटा, ये जो व्रत का नाम का चैप्टर था, सर्कल जो था, ये क्लास 9th में भी था। आपने नोट किया होगा तो क्लास 9th में भी था, है ना, क्लास 9th में भी, क्लास 9th, ठीक, क्लास 9th। और क्लास 9th में जो हम चैप्टर पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं, देखो पढ़ना तो जरूरी था वहाँ पे। क्लास 9th में इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने वहाँ पे इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे थे, बहुत काम की, बहुत ही ज़रूरी पर में हमने वहाँ सीखी थी, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग आगे देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको, या फिर इस एक्सरसाइज के सवालों को आप बढ़िया से समझना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको वो क्लास 9th के बेटा हमें सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से याद होने चाहिए, वो सारी बातें जो क्लास 9th में थी, ठीक। तो तब आप अच्छा महसूस करोगे, नहीं तो क्वेश्चंस को भैया रटना पड़ेगा। फिर रटने का मतलब ये, रटने से कभी काम सिद्ध होगा नहीं गणित में, आपको पता ही है। क्वेश्चन तो भैया ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो अगर आपके बेसिक तैयार हैं, आपको सभी मूलभूत अवधारणा यानी कि जो जरूरी बातें अगर वो आपको पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन में नहीं भी कुछ कर पाओगे, नहीं भी समझ में आएगा, तुम हाथ पैर तो फेंक ही पाओगे ना, क्योंकि आपको चीज़ें पता हैं, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट अभी आपको कहूं कि क्लास 9th का व्रत देखने, व्रत को देखो, व्रत को स्टडी करो, तो आप लोग कहोगे गुरुजी हमारे पास तो और भी विषय भी हैं, गणित तो है ही है, हमारे पास इंग्लिश भी है और एसएसटी भी है, आपके पास विज्ञान भी है ना। तो मैं इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि आपको ऐसा ना हो जाए कि आप वापस क्लास 9th का चैप्टर करने चले जाएं, तो मैं इस मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आपको आज जो है इस इंट्रोडक्शन के अंदर वहाँ की सब बातें कनेक्ट कर दूंगा, मतलब आपको क्लास 9th में जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात। क्लास 9th के चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लास 9th के जितने भी पॉइंट्स थे मैं आज आपके सामने 1 बाय 1 करके सारे डिस्कस कर दूंगा। हम लोगों ने वहां पे पढ़ी थी प्रमेय, वहां पे पढ़ी थी वो प्रमेय, क्या पढ़ी थी, प्रमेय। जो पॉइंट थे, जो मुख्य मुख्य बातें थी आपके पास में, जो मुख्य बातें थी यानी कि जो कंसेप्ट था, ठीक है, वो हमने प्रमेय के रूप में पढ़ा था। और हम इस प्रमेय को अब अपना नोट बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोट, NOTE, नोट। और इन नोट का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, इन नोट का ही हम लोग प्रयोग करेंगे बेटा किसमें, हमारी एक्सरसाइज 10.2 यानी कि जो एक्सरसाइज का इंट्रोड्यूस का चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को सीखना क्या है, वो मुख्य बातें सीखनी है जो क्लास 9th में हम लोगों को सिखाई गई थी। क्लास 9th में, वो क्लास 9th के कौन से चैप्टर में हमने सीखी थी, व्रत के चैप्टर में सीखी थी, ठीक। अब आप पहले तो दिमाग बना के ये बैठेगा इस वीडियो में, आप लोग सब ये है, बिल्कुल भी इसमें ऐसा सोच के ना बैठे कि हमने क्लास 9th में वो चैप्टर नहीं किया था। तो किसी ने अगर नहीं किया था तो उसको भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आज ऐसा पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ऐसे तरीके से क्वेश्चंस, ऐसे तरीके से बेसिक तैयार कराने जा रहा हूँ कि आपको क्लास 9th की मैं आपको नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने के बाद इसकी जो नोट्स आपने बनाए होंगे कभी, तो उसको उठाने की आवश्यकता नहीं है, उठाने की जरूरत नहीं है भाई, जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपके पास में। तो मतलब मैं अब आपको चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब बात करते हैं उन मेन पॉइंट्स के। और आप लोग अपनी कॉपी में जो है नोट्स बना करके साथ के साथ, या तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग साथ के साथ नोट करते रहें, ठीक है। चलिए, कुछ इंट्रोडक्शन हमने कल भी बताया था, वो तो आपने देख ही लिया होगा। खैर वीडियो नंबर 1 बड़ी आसान वीडियो थी, है ना। तो चलिए, हम क्लास 9th में हमने एक प्रमेय सीखी थी, एक प्रमेय थी हमारे पास में, ठीक है, एक प्रमेय थी। 1 बाय 1 करके बात करते हैं। आई डोंट नो कि प्रमेय कौन सी थी, मुझे नहीं याद है। चैप्टर 10 था तो 10.1 10.2 कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन हमें उसका नंबर से मतलब नहीं है, हमें तो उसके कॉन्सेप्ट से मतलब है, वो क्या कहना चाह रहा था, ठीक है।
तो जो सबसे पहला पॉइंट इसमें होता था वो होता था कि वृत्त की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान जीवाएं। मतलब मैं एक बार बता दूं, डायग्राम से समझा दूं कहना क्या चाह रहा हूं कि देखिए देखिए देखिए, अगर मेरे पास में कोई भी वृत्त हो इस तरीके से, ठीक है, ये कोई हमारा वृत्त है, ठीक ठाक बना है, और इसमें हम कहीं भी दो जीवाएं ले लें, मान के जीवा तो मैंने बताया है ना, व्हाट इज जीवा, जीवा की बात हमने बताई है पिछले वाली वीडियो में, जीवा क्या होती है, जिसको कोण हम लोग कहते हैं, ठीक है, आपके पास में। तो जीवा हम लोगों ने बताया था कि परिधि के हमारे पास वृत्त की परिधि पे अगर कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे, एनीवेयर एनीवेयर एनीवेयर, मान के चलो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अगर इनको मिला दूंगा तो इसको हम लोग जीवा कहते हैं। ये जरूरी नहीं नीचे की तरफ होगी, क्योंकि चित्र में बेसिकली हम नीचे की तरफ ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ ना लो, इस बी पॉइंट को यहाँ ले लो, आप इस बी पॉइंट को कहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो अगर आप इसको इससे मिला देंगे तो बेटा ये भी आपकी क्या है, जीवा ही है। तो जीवा का सीधा सीधा मतलब है कि परिधि पर, इसकी परिधि पर अगर कोई दो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कोई दो पॉइंट्स होंगे, अगर उनको आपस में मिलाएं तो एक लाइन बनेगी, ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस वृत्त को दो हिस्सों में तोड़ देगी, एक हिस्सा बड़े वाला होगा, एक छोटे वाला होगा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जीवा बेसिकली आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रमेय नंबर 1 है वो ये कहती है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मैं लिख दे रहा हूं, उसको नोट बना के लिख लेना, मैं प्रमेय नहीं लिखता हूं, मैं तो नोट नंबर 1 लिखूंगा, ठीक है, नोट नंबर 1। प्रमेय से आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, तो मैं नोट नंबर 1 की क्या है कि वृत्त की, ठीक है ना, आपके पास में समान जीवाएं, ठीक है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो, केंद्र पर समान कोण, ठीक है, समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है, अंतरित करती हैं, ठीक है, आपके पास में अंतरित करती हैं। मतलब हुआ क्या, मतलब इसका, ये प्रमेय हमने 9 में पढ़ी थी, लेकिन हम लोग इसको रिजल्ट के रूप में लिख रहे हैं, उसको कहीं भी यूज कर लेंगे। कहने की बात ये कि मेरे पास ये वृत्त है, इसका सेंटर हमने मान लिया यहाँ पे है, ठीक है, एक जीवा में मान ला हूँ, सपोज कर लीजिए जीवा हमारे पास ए बी है कोई, ये ए पॉइंट्स है और बी पॉइंट्स को मिलाने से बनी है, और कोई दूसरी जीवा ले लो हमारे पास, सपोज कर लो ये है हमारे पास, इस जीवा को मैंने कह दिया पी क्यू, क्या कह दिया मैंने, पी क्यू। तो वो ये कहता है कि अगर, वो ये कहता है कि यदि इनकी लंबाइयां बराबर हो, कि पी ए बी की लंबाई जो है, ए बी की जो लंबाई है वो बराबर हो पी क्यू के, किसके, पी क्यू के, तो पी क्यू के, तो वो कहता है, तब हम ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों जीवाएं सेंटर पे जो कोण बनाएंगी, सेंटर पे कौन है, सेंटर पे ये कौन बना रही, देखो ये वाला, अगर सेंटर को मैं बेटे ओ कह दूं तो, और ये वाली जीवा सेंटर पे कौन, ये वाला बनाएगी, ठीक है, तो ये वाला कौन बनाएगी, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, कि अगर ये लंबाई इसके बराबर है मेरे बेटे, तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तो वो बात कहना चाह रहा है, तो यानी कि वो तब ये कही जाएगी हमारे पास में कि क्या कोण हमारे पास में ए ओ बी इज इक्वल रहेगा पी ओ क्यू के। बात क्लियर है, ये नोट अच्छे से समझ में आ गया। कहीं भी जीवा, तीसरी जीवा भी अगर ऐसी कोई आ जाए हमारे पास में, ध्यान दें, तीसरी जीवा सी डी आ जाए, सपोज कर लीजिए आप, ठीक है, और उसकी लंबाई भी हमारे पास में इसी के बराबर है, तो ये जो सेंटर पे कौन बनाएगी, यही तो बनाएगी सेंटर पे कौन, सेंटर पे कौन ये बनाएगी ना, ये वाला कौन केंद्र पर, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। किस केस में, अगर ये सारी बराबर हो, मान के चलो कि अगर ये एल है, इसकी लंबाई हमारे पास मान के चलो कि एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये भी कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा। इस नोट को दिमाग में अच्छे से बैठा लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं सी वाले पार्ट को हटा दे रहा हूं क्योंकि तो समझाने के लिए था, सिर्फ तीसरी जो हमने लिया है, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, इसका उल्टा भी सत्य है, इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम भी सत्य है। विलोम का सत्य का मतलब क्या है कि अभी तो हमने क्या कहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। अभी तो मैंने कहा है कि अगर जीवाएं बराबर हों, ठीक है, ये तो होगी, ये एक बात तो ये होगी, है ना, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी हमारे पास, है ना। लेकिन अगर इसका उल्टा, अगर कोण बराबर हो, बी ओ बी ए ओ बी बराबर हो पी ओ क्यू के, मतलब हमें ये नहीं कहा गया है कि जीवाओं की लंबाइयां बराबर है, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है। मतलब क्या है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अगर यदि ऐसा है तो फिर सीधी बात है कि ए बी बराबर रहेगा
पी क्यू के। इसका मतलब क्या है, दोनों जीवाएं भी बराबर रहेंगी। तो मतलब कहने की बात है ये इसका विलोम भी सत्य है, मतलब इसका हम ऐसा लिख सकते हैं उपरोक्त 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 में जो ऊपर लिखा है उपरोक्त का विलोम भी सत्य है, विलोम भी सत्य है। मेरे भाई समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, आपके पास में सत्य है। तो दिस इज ये आपका पहला नोट है जो कि हम लोग कहाँ किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में जहां इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग नोट कर लेंगे। चलिए ऐसी सी बातें भी काफी सारी होंगी, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, देन मैं आप नेक्स्ट नोट की तरफ जाऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नोट नंबर सेकंड की। किसकी? नोट नंबर सेकंड की। सेकंड वाले नोट में क्या कह रहा है वो मैं बता रहा हूं, मैं टेंशन ना लो, सब चीजें समझाएंगे आज। कि नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड, ये आपका बहुत स्पेशल नोट्स होने वाले हैं सारे आज। क्लास 9th में जाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो से ही सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। वो ये है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मैं लिख दे रहा हूं पहले, क्या है कि चौक बढ़िया सी ले लें, जब बढ़िया टॉपिक है तो बढ़िया ही चौक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये है वृत्त के केंद्र से ठीक है जीवा पर ठीक है डाला गया लंब। अभी क्लियर करूंगा चित्र से, टेंशन ना लो, इसको आप नोट करते रहना। लंब जीवा को ठीक है, आपके पास में जीवा को क्या कहते हैं भाई, समद्विभाजित ठीक है। मैंने क्या सही लिखा है समद्विभाजित के स्पेलिंग, किताबों से चेक कर सकता हूं मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। समद्विभाजित करता है, ठीक है, करता है। अभी लैंग्वेज लिखिए, सिर्फ कुछ बच्चों को समझ में आ गई होगी जिन्होंने पहले ये चीज़ पढ़ी है, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, उनको अब समझ में आ जाएगी। हम लोग अभी यही हैं, वीडियो लंबा है, टेंशन ना लें। कि वृत्त के केंद्र से अगर मेरे पास बेटा कोई वृत्त बना लूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, ये कोई वृत्त बना लिया मैंने, ठीक है, बढ़िया बनाना, ठीक ठाक है, काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वृत्त का केंद्र हम लोग यहाँ क्या दे रहे हैं बेटा, सी, ठीक है ना, आपके पास में। और इस वृत्त का केंद्र अगर हमने सी कहा है तो कोई जीवा ले लो कहीं भी, मान के चलो यही ले लो, सिंपल सी बात है। ये ए पॉइंट है एंड ये पॉइंट हमारा बी है, के सेंटर को ना ओ कह लो, आप क्या कह लो, ओ, ओरिजिन वाला ओ। तो अगर मैं इस जीवा को बना लूँ, जीवा तो मैंने बना ली, और जीवा से अगर मैं इस पर लंब डाल दूँ, लंब का मतलब एक ऐसी लाइन बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना हो, 90 डिग्री। वो यही तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। लंब का मतलब क्या होता है, लंब एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री के कोण पे इस पे इसको काटती हो, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये जो लंब होगा इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब क्या है बेटा, मेरी बात सुनिएगा। समद्विभाजित का मतलब है कि इसको समान दो भागों में काट देगा, मतलब जितना हिस्सा बेटा इधर की तरफ का रहेगा उतना हिस्सा इधर की तरफ रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर लिखना चाहें कि यदि, ठीक है, यदि कि अगर OC, ये OC तो है मेरा, ये क्या है, OC, ठीक है ना, OC, अगर OC लंब हो, ठीक है, OC लंब हो AB पर, यहां पे समझ आ रहा ना OC क्या है, OC आपके पास में लंब डाला गया लंब है, AB आपके पास जीवा है, ठीक है। OC अगर लंब हो AB पर, या ये भी कह सकते हैं कि एंगल, या करके लिखें, या करके लिखें कि एंगल OCB बराबर एंगल OCA, यानी कि ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, एंगल OCA, और ये बराबर हो जाए किसके, 90 डिग्री के। किसके हो जाए, 90 डिग्री के। ये तो कह सकते हैं भाई, या तो कह लें कि OC लंब है AB पर, बात एक ही है, या ये वाला कोण बराबर, दोनों कोण 90 के बराबर, ये भी बात कही जा सकती है। तब हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास ये जो हिस्से होंगे, इनके जो AC है वो हमेशा बराबर रहेगा CB के बराबर रहेगा, यानी कि दैट मीन्स अगर ये हमारा इधर वाला हिस्सा L है तो हम इस वाले को भी L कहेंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ये आपके पास में नोट नंबर 2 है। और मैं आपको बता दूं, इस नोट का बहुत इस्तेमाल होने वाला है आपकी एक्सरसाइज 8.2 के अंदर। ध्यान रखना इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है।
तो और एक बात और कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक बात और इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसका विलोम भी सत्य है। इसका मतलब उपरोक्त का, ठीक है, उपरोक्त का, ठीक है नहीं, उपरोक्त का विलोम भी, विलोम समझते हो ना, विलोम शब्द है ना, विलोम मतलब उल्टा भी सत्य है। विलोम भी सत्य है। उल्टा का मतलब कि अगर यदि AC हमारे पास बराबर हो CB के, तो हम ये कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि जो OC है ना बेटा, वो लंब रहेगी AB पर। तो इतनी बात से समझ में आ गई बात, कि हम लोग इस नोट को भी नोट कर सकते हैं, है ना, नोट को भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड नोट था, और मुझे लगता है आप बड़े आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी। इनको एक बार इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं आने की भैया एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं, मैं सब तैयार करके लाया हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। अब मैं नोट लिखवाता हूं आपको, नोट नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। नोट नंबर 3 है, क्या कह रहा है, मैं ऊपर से भी रब कर दे रहा हूं, इस्तेमाल में आ जाएगी जगह वो भी, है ना। नोट नंबर 3 के लिए, नोट नंबर 3 हमें क्या कह रहा है बेटा, नोट नंबर 3 हमें कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, ओके। नोट नंबर 3, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये भी बढ़िया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि परीक्षा में आएगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पेपर में आएगा, लेकिन ये एक चाबी है ना आपके पास में, इसी से ताले खुलेंगे। ये इस्तेमाल में बहुत आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे 10.2 के, तो ये इस्तेमाल में बहुत आने वाला है मेरे भाई। क्या है नोट, इस नोट को भी लिख लें जरा, के वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त के एक चाप द्वारा, चाप क्या है, चाप हमने पिछली वीडियो में बताया, बताऊंगा, अभी भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। वृत्त के चाप द्वारा, ठीक है नहीं, आपके पास में केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, अंतरित कोण, ठीक है ना, आपके पास में शेष वृत्त, शेष का मतलब क्या है, आपके पास में देखिए शेष भाग, ये शेष भाग। चलो पहले समझा दूं फिर लिखूंगा, कि सपोज कर लो कि हमारे पास ये कोई वृत्त है बेटा, वृत्त बना नहीं है, मजा नहीं है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, ठीक है, काम चला लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ ही तो है, कोई पुरकार थोड़ा ही है, बिल्कुल गोल थोड़ा ही बनेगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक ठाक काम चला हुआ है। कि वृत्त का अगर हम कोई भी चाप ले लें, चाप का मतलब क्या होता है, सेंटर तो ये है आपका O, कोई चाप का मतलब इस परिधि पे कोई पॉइंट हमने ले ली, इनको आपस में मिलाने से तो जीवा बन जाती है, इनको ना मिलाएं तो ये वाला जो हिस्सा है A से B तक का, ये चाप कहलाता है। और ये चाप जो है, ये छोटे वाला चाप है, एक चाप बड़ा है, हमने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया है कि इसको हम लोग कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं, AB जो है हमारा, ये वाला AB, ये लघु चाप है। कैसा चाप है, लघु चाप। ये पूरी जानकारी हमने दी है आपको, है ना। माइनर अंग्रेजी में कहते हैं माइनर आर्क, है ना आपके पास में, ये हमने पूरी जानकारी पिछले वाली वीडियो में दी है। जो बच्चे लगातार देखते हैं वीडियो, जिनको हमारी पढ़ाई समझ में आती है, वो हमारे साथ सब चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये चाप, ठीक है, ये चाप कोण जो है, केंद्र पे जो कोण बनाएगा, वो कहना क्या चाह रहा है मैं उसको समझा दूंगा आपको। केंद्र पे जो कोण बनाएगा, ठीक है, और इस चाप को छोड़ के शेष वृत्त क्या है, ये ऊपर वाला है, ठीक है। फिर ये चाप कहीं भी एक पॉइंट हम ले लें इस शेष वृत्त पे, जैसे मैंने यहां ले लिया आपके पास में, ये C पॉइंट ले लिया, तो ये चाप यहां भी तो एक कोण बनाएगा मेरे भाई, या नहीं बनाएगा, ठीक है। तो याद रखा ये जाएगा कि अगर ये कोण हमारा 2 अंश का है, तो ये 4 अंश का होगा। मतलब मैं दुगना बता रहा हूं कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, या फिर ये कहिएगा कि अगर ये x है तो ये 2x होगा। समझ में आ रही बात, उसने कहा है, मैं लिख दूं पहले, फिर समझ में, फिर इससे जोड़ते हुए समझना कि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण, शेष भाग पर, ठीक है नहीं, अंतरित कोण, ठीक है नहीं, का 2 गुना होता है, ठीक है नहीं, ठीक है। शेष भाग के किसी बिंदु पर, ऐसे लिखें, शेष भाग के, ऐसा लिखें पूरा सेंटेंस बना के, शेष भाग के, क्योंकि ये किसी बिंदु की बात कर रहा है ना,
बिंदु पर अंतरित कोण, ठीक है, आपके पास में अंतरित कोण, ठीक है ना, आपके पास में बिंदु पर अंतरित कोण, ठीक है, का 2 गुना होता है, का 2 गुना होता है, 2 गुना, ठीक है, होता है। एक बार लैंग्वेज देख लो, सही बनी नहीं बनी, एक बार देख लो लैंग्वेज बढ़ गए कि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन क्या है, एक डायग्राम इसमें ऐसा बन सकता है ना। एक देखो, मैं कुछ स्थितियां बता रहा हूँ आपको, कुछ स्थितियां बता रहा हूँ कि मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, आपके पास में ये पेट निकल गया यहाँ से थोड़ा सा, नहीं तो ये बिल्कुल बढ़िया बन रहा था। ये कोई सर्कल है, अरे एक बार बिगड़ा तो बिगड़ जाता है भाई, फिर चलो कोई बात नहीं। और हम लोग किसी चाप की बात करें, सपोज कर लो कि ये चाप हमारा ए बी इस बार ये है, ठीक है, ए बी है, सेंटर हमारा ये है, ओके, और ए बी चाप तो इस कंडीशन में हमने ले ही लिया। यहाँ पे ना लो चाप इस बार, आप यहाँ पे ना लो, यहाँ पे ना लो चाप, थोड़ा ऊपर वाले हिस्से में लो, ऊपर वाले हिस्से में लो, ये वाला ए बी। तो ये केंद्र पे कितना कोण अंतरित करेगा, बताइए मुझे, कितना कोण अंतरित करेगा? केंद्र पे ये वाला कोण नहीं होगा, हम इसकी बात करेंगे फिर, ये वाला कोण, और फिर शेष वृत्त पर कोण ये, ऐसी कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में। तो इसको अगर मैं पॉइंट को बेटा सी कह दूं, क्या कह दूं, सी कह दूं, तो हम लोग ये लिखेंगे, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, जो एंगल आपके पास में ए ओ बी होगा, मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण हो। या इस वाले केस में देख लो भाई, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ, यानी कि 2 गुना किसका, ए सी बी। वो किसी भी स्थिति में हो सकता है मेरे भाई, वो किसी भी स्थिति में हो सकता है कि इसका डबल होगा, ये जो होगा इसका डबल होगा। तो याद रखें कि अगर ये बताओ, अगर ये 300 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, बता सकता है कोई? ये 150 का होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही है बातें? इस्तेमाल बहुत होंगी है, अच्छे से समझ लेना चीज़ों को। और इसमें एक केस और बनता है, अभी तो इसी से बात कर लो, इसी से काम चल जाएगा सारा। इसको नोट करना चाहो तो कर लो, ठीक है। एक केस और बनता है हमारा, क्या बनता है उसको भी देख लें, कि अगर हम लोग एक सर्कल बना लें अपनी तरफ से, ऐसे करके एक सर्कल बना लें इस तरीके से, और उसमें चाप जो ले हमें इस तरीके से ले लें जो व्यास को ही डिनोट करते हो, ऐसे यहाँ पे ओ हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये जो चाप है सेंटर पे कितना कोण बना रहा, बताओ, किधर से भी देख लो, ये कितना एंगल है, ये तो 180 हो गया ना बेटा मेरा। अब शेष वृत्त के किसी भी बिंदु पे कोण बनाओगे आप, मान लेके चलो यहाँ बनाना आपको, तो कैसे, ये सी पॉइंट को आप यहाँ लोगे यहाँ पे, तो ये ऐसा आ जाएगा, तो ये हमेशा 90 होगा। क्यों होगा भाई, ये 180 है तो शेष वृत्त पे तो इसका आधा ही बनेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 90 है तो उसका डबल ही तो यहाँ होगा, है ना आपके पास में। के एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के बिंदु पर, किसी बिंदु पर, शेष भाग के किसी बिंदु पर, के यहां लिखेंगे, के किसी बिंदु पर, किस पे, किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। सही बात है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये आधा वृत्त है, ये आधा वृत्त है, तो आधा वृत्त में क्या हुआ कि आधे वृत्त में कहीं भी कोण बनाओगे, एनीवेयर, तो ये हमेशा 90 डिग्री आएगा मेरे बेटा। तो ये कंडीशन इसी फॉर्मूले से, से आती है। अच्छा, ये जरूर नहीं नीचे करेंगे, क्योंकि नीचे वाला 180 है तो ऊपर वाला भी 180 होगा, तो अगर यहाँ पे आप लोग इस तरीके से एक कोई भी कोण बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री ही आएगा। समझ में आ रही है बात? तो मेन बात ये है जो हमने लिखी है, हमने इसको अच्छे से दिमाग में डाल लेना इसको, तो बाकी तो और बातें होती रहेंगी जब क्वेश्चंस करेंगे। और हम जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करने के भाई, समझाएंगे आपको, टेंशन ना लो। और इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ, आप नेक्स्ट नोट को लेकर के नेक्स्ट नोट की तरफ चलता हूँ मैं, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। अच्छा, इसका एक बात ध्यान रखना है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स का मतलब ये है कि वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, अगर मैं यहां कहूं कि उल्टा कर दूं उसको, वृत्त के शेष भाग पर बना हुआ कोण, शेष भाग के किसी बिंदु पर बना हुआ कोण उस चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। भाई बात तो वही है ना आपके पास में। मैं कहूं किसी के पास में, आपके पास
आपके पास मेरे से दुगनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 200 रुपए हैं, तो इस बात को दो तरीके से कह सकते हैं ना, कि आपके पास, मैं कहूं कि आपके पास आप मेरे से 2 गुने रुपए हैं, या आप अपनी तरफ से ये बात कह सकते हो कि नहीं भाई आपके पास मेरे से आधे ही रुपए हैं। तो ये बात दोनों तरफ से सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट नोट की तरफ, ताकि हमारे वो सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं जिससे हम एक्सरसाइज के सवालों को उखाड़ के फेंकेंगे। ठीक है, आज बोर्ड मेरा यार पानी की वजह से ज़रा वाइट वाइट हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा लिखते हुए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं यार, क्लियरिटी तो आ ही रही होगी भाई, एचडी है बिल्कुल। ठीक है, करिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नोट नंबर शायद 4 है, आई थिंक 4 ही है ना, 4 ही है। तो वो है कि एक वृत्तखंड के कोण, अभी क्लियर करूंगा, टेंशन ना लो। एक वृत्तखंड के कोण, ठीक है, कोण बराबर होते हैं। कौन से होते हैं? बराबर होते हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है। होते हैं, होता नहीं, होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक, आप कहोगे सर जी वृत्तखंड, वैसे वृत्तखंड को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि वृत्तखंड होता क्या है, लेकिन आज फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक बना, मैं देख लूँ एक बार, जांच लूँ इसे दूर से, यार मन कर रहा देखने का। हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक ठाक है, मतलब इतना बढ़िया नहीं है, हाथ से बनने लायक, हाथ से बनने वाला। ठीक है, तो अगर मैं इसके पास में, अगर मैं इसमें कोई जीवा बना दूं, एनीवेयर, सेंटर तो उसका यहाँ पे रहेगा ना बेटा, ओ है ना। तो मैं कोई जीवा बना दूं, मान ली मैंने जीवा यही बना दी है, उसको मैंने ए बी कह दिया, ये हमारी जीवा है ए बी। अच्छा, चित्र में जब हम बनाते हैं तो जीवा अधिकतर नीचे ही बना लेते हैं यार, मतलब ये बस एक आदत सी है, सभी की है, मेरी नहीं है। आप जीवा यहाँ भी बना सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन चीजें फिर हमें सीधी देखने की आदत है ना, हमें उल्टे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। कहा है कि वृत्तखंड के कोण, एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए, इस जीवा ने इस वृत्त के 2 खंड कर दिए, एक बड़े वाला खंड है, इसको कहते हैं हम लोग, इस बड़े खंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले को, उसको कहते हैं दीर्घवृत्तखंड, ये तो बताया था, दीर्घवृत्तखंड। ठीक है, नहीं आपके पास में सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट इंग्लिश में। ठीक, इस छोटे वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड, ये तो पहचान होगी। ये नोट क्या कह रहा है, इस नोट को समझो ना, ये नोट क्या कहते हैं, तुमने पहली वीडियो में बता दिया था, ये नोट क्या कहता है। देखिए नोट क्या कहता है, मैं बता रहा हूँ। नोट ये कहता है कि इस वृत्तखंड के अंदर आप कहीं भी कोई भी एंगल बनाएं इस जीवा से, मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है ए जो तो है सी, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे बना लूँ तो एक एंगल बनेगा। इस परिधि पे कहीं और पॉइंट ले लो, हम ले लीजिए सपोज कर लिया डी, तो फिर हमने ऐसा बना लिया एक और। ठीक है, ये ठीक है आपके पास, चलो सेंटर से जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ओ से जा रहा। फिर एक पॉइंट और ले लो, यहाँ पे सपोज कर लो ई ले लिया, और फिर इसको ई को ऐसे बना लिया हमने। तो बहुत सारे कोण बन सकते हैं, बहुत सारे नहीं, अनंत अनगिनत कोण बन सकते हैं ऐसे भैया, अनगिनत कोण बन सकते हैं ऐसे, बन सकते नहीं बन सकते। लेकिन खास बात ये है कि जितने भी कोण होंगे, ये वाला कोण, 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 ये सब बराबर होंगे। यही कह रहा वो कि एक वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि वृत्तखंड में उस जीवा के माध्यम से जितने भी कोण बनेंगे ना, वो सारे बराबर होंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग हमेशा। देखिए, अगर मैं एक चित्र और बना लूं, आपके पास में एक चित्र और बना लूं, और मैंने कहा कि ये मेरी जीवा है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, अब इसका वृत्तखंड तो ये बड़े वाले में तुमने बात कर ली, अगर बाई चांस हमारे पास ये पी क्यू जीवा है ना, अगर मैं इस वृत्तखंड में, छोटे वाले में, लघु वृत्तखंड की बात करूं, अगर मैं इस वाले में मैं कोण बनाऊं, एक बना लिया मैंने ऐसे करके, एक और पॉइंट ले लिया मैंने इसमें ऐसे करके। ठीक है, तो ये कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे। ध्यान रखना, जब चित्र आपके सामने आएंगे ना, एक्सरसाइज 10.2 है ना, 10.2 ही तो है, तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी कि हाँ गुरुजी आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया था, सारी बातें बता दी थी। तो अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे भाई, इस वाले केस से, कि जो एंगल ACB होगा, ACB मीन्स ACB, ठीक है, वो हमेशा इक्वल रहेगा। एंगल ADB वो इक्वल रहेगा एंगल AEB,
वो इक्वल रहेगा, एंगल ये सब बराबर होंगे, ये इसके बराबर, 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 ये 1 तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, अरे 10 10 10 10 10 सब 10 हो जाएगा। तो बस इस नोट को अच्छे से याद रख लो, देन चीज़ें मुझे लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम लोग एक नोट और लिखेंगे, एक नोट और लिखेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस करने में बिल्कुल दिक्कतें ना आए, हम वो सारे काम पहले ही कर लें, फिर मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताते चलूंगा जब मैं एक्सरसाइज करूंगा कि मैंने फला नोट का इस्तेमाल किया है बेटा इस क्वेश्चन को करने में। तो आप अपनी कॉपी उठा करके जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं 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 मजा आ गया। ठीक है, चलिए एक आपके पास में नोट होता है कि नोट नंबर 5, आप कहिएगा कि नोट नंबर 5 कह लो या कुछ भी कह लो, आई डोंट नो, मर्जी है आपकी, है ना, कि ठीक है वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं तो हम बता चुके। एक नोट नंबर 5 में एक टॉपिक है, बेसिकली एक नोट कहो या फिर ये टॉपिक है, इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या है ये? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय, ठीक है नहीं आपके पास में चतुर्भुज, ये क्या बोला है भाई? साइक्लिक, ठीक है चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है आपके पास में, ठीक, चक्रीय चतुर्भुज ये क्या चीज है? हमने क्लास 9th वालों को कुछ पता होगा, अगर नहीं पता तो आज देख लें। मेरे पास अगर कोई भी एक व्रत हो, व्रत ठीक ठाक बनाएंगे हम, ऐसी बात नहीं, कोई भी एक व्रत हो मेरे बेटे, ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है बेफालतू, कोई भी एक व्रत हो, चलो ठीक है ओके, कोई भी एक व्रत हो और इस व्रत का सेंटर तो यहाँ, इस व्रत की परिधि पर, परिधि मतलब बाहर वाले हिस्से पर कोई भी 4 पॉइंट ले लो, सपोज कर लो एक तो ए यहाँ आ गया एंड बी यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया, सपोज कर लो सी आपका यहाँ आ गया एंड डी यहाँ पे आ गया, सपोज कर लो, है ना। और अगर मैं इनको मिला दूं आपस में, इनको आपस में मिला दूं तो एक चतुर्भुज मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? ABCD एक चतुर्भुज मिलेगा, ठीक है नहीं आपके पास में चतुर्भुज कौन सा मिलेगा बताइए? ABCD, यही आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। पहचानोगे कैसे कि सामान्य चतुर्भुज कौन सा है और चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है? क्योंकि चतुर्भुज तो बाहर भी बनते हैं बहुत, ऐसे ऐसे पतंग टाइप, ये कुछ भी बन जाएगा यूं यूं यूं, है ना। तो आप कैसे पता करोगे? पता करने का सिर्फ यही तरीका है कि चक्रीय चतुर्भुज के सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं मेरे भाई। समझे यार ये बात कि सारे के सारे पॉइंट्स, एक भी पॉइंट अगर हम बात करें किसी भी दूसरे व्रत की, है ना, ऐसे ले लें खराब सा कोई, और मैंने कहा कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, और मैं मिला बैठूं इनको, तो भाई आप कहोगे चक्रीय चतुर्भुज है? नहीं, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज के साथ कंडीशन वही है, क्या है कि ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब आपके पास में वृत्त की परिधि पर ही हमेशा सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अरे यार इसकी एक प्रॉपर्टी बतानी थी, रफ हमने कर दिया बेफजूल में। ठीक है, ठीक, आपके पास में दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास ये कोई ऐसे कर लो, सेंटर हमारे पास में ओ है, ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट हमारे पास यहाँ बी आ गया, सी आ गया एंड ये हमारा डी आ गया, कहीं भी हो सकता है, इनको आपस में ज्वाइन कर दो ऐसे करके, तो ये चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। उसकी खास बात ये होती है, चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कि अगर मैं कोण ए को कोण सी में जोड़ दूंगा, कोण ए प्लस कोण सी जो रहेगा बेटा वो रहेगा 180। ये कह सकते हैं कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, है ना, ठीक है नहीं, आप सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी, यानी कि ये वाला कोण एंड ये वाला कोण हमें कितना योग देगा? 180 देगा। तो बेटे हमारी जो क्लास 9th का जो रिवीजन था, ये कहिएगा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, और अगर किसी बात की जरूरत पड़ी तो मैं भी बात करूंगा आपसे 2 मिनट में, ठीक है ना। लेकिन इतने नोट्स जो हैं इनका इस्तेमाल अभी होना है, ठीक है, तो नोट कर लो उसको आप फटाफट, और मैं फिर चलता हूँ अपनी क्लास 10th में। किसमें? क्लास 10th के अंदर। ठीक, चलिए क्लास 10th के अंदर, चलिए क्लास 10th में हम लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करना है आज, वो आपको पता ही है, हम 10.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली
प्रश्नावली 10.2 का इंट्रो पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है ना। अभी तक तो इंट्रोडक्शन लिया ही नहीं, अभी तो क्लास 9th में घूमते रहे हम लोग, ताकि आपको वो दिक्कतें ना आए आपकी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, आज हमें पढ़ना है इसके अंदर जो टॉपिक है, ठीक है, जो टॉपिक है कि एक बिंदु से, अब किताब उठा लूं तो कोई समस्या तो नहीं है भाई, किताब उठा लेता हूं एनसीईआरटी की, हाँ ठीक है। एक बिंदु से, ये टॉपिक है हमारा, एक बिंदु से, ठीक है, एक वृत्त पर, ठीक है, नहीं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ये टॉपिक मुझको डिस्कस करना है। स्पर्श रेखाएं, रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, ये मेरा टॉपिक है आज का, ये मेरा टॉपिक है। इसी संबंध में हम बात करेंगे और इसी संबंध में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हमें ये कहा है कि एक वृत्त अगर मेरे पास में कोई हो बेटा, है ना, आपके पास में, ठीक है, आपके पास में, तो एक बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती हैं। और स्पर्श रेखा के बारे में जानकारी आपने पिछली वीडियो में ली थी कि एक ऐसी छेदक रेखा जो वृत्त को एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करती हुई जाती है ना। और हम लोग क्या कहते हैं इस पॉइंट को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अगर ये P पॉइंट है और हमारे पास ये हमारा क्या है, O है, और ये कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट अंग्रेजी में कहते थे, टेंजेंट। तो अगर ये स्पर्श रेखा है, इसको कहेंगे हम लोग P को स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ठीक है। तो भाई साहब ये है कि हमें अब देखना कि एक पॉइंट से तो हमने कल बात कर ली थी पिछली वीडियो में कि एक ही स्पर्श रेखा बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेंगी। लेकिन अगर बिंदु की स्थिति अलग अलग हो, अगर बाई चांस करो कि हमारे पास मैं चित्रों से समझाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगी चीजें। चित्रों से बात करवाऊंगा मैं आपकी, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आता है चीजें। ठीक है। क्या कि अगर कंडीशन ऐसी हो कि मेरे पास में ये सेंटर है इसका O का, और कोई हमारे पास पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर हो। कहाँ हो? अंदर हो। मान के लो कि P पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर हो, तो क्या स्थिति बनेगी? और अगर हमारे पास ये हमारे पास सेंटर O है, और अगर P पॉइंट वृत्त की परिधि पर हो तो क्या स्थिति बनेगी? ठीक है। और एक नीचे लिख दे रहा हूं मैं आपके पास सामने, अगर हमारे पास P पॉइंट इस सर्कल से बाहर हो कहीं P पॉइंट, तो क्या स्थिति बनेगी? समझ में आ रही बात? तीनों ही तो स्थिति हो सकती हैं, या तो P पॉइंट हमारा वृत्त के अंदर होगा, या वृत्त के बाहर, या वृत्त की परिधि पे होगा, या वृत्त के बाहर होगा। तीन स्थितियां बन सकती हैं। इस P पॉइंट को इधर भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो, बाहर तो बाहर ही है भाई। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें, इससे कोई स्पर्श रेखा बन सकती है क्या? मैं अगर इससे जाने वाली कोई भी लाइन खींचूंगा तो इसकी छेदक रेखा बन जाएगी। कैसे भी खींच लो करके, कैसे भी खींच लो। समझ में आ रही है बात? कैसे भी खींच लो। तो अगर हमारे पास में P पॉइंट कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी, स्पर्श रेखा संभव नहीं है। इस केस में किस केस में? जब बिंदु वृत्त के अंदर रहेगा। और अगर बिंदु वृत्त P की परिधि पे हो, ये P पॉइंट वृत्त की परिधि पे हो यहाँ, तो सीधी बात हो, तो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, तो हमें केवल एक ही स्पर्श रेखा मिलेगी, केवल एक स्पर्श रेखा प्राप्त होगी। क्लियर है? और अगर बेटे पॉइंट तीसरी स्थिति में, ये फर्स्ट कंडीशन थी एंड दिस वन सेकंड कंडीशन, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कंडीशन। तो अगर हमारे पॉइंट्स P बाहर हो, तो हमारे पास देखिए ये बन सकती है स्थिति, हमारे पास ये स्थिति बन सकती है, ये ठीक है ना आपके पास में। ठीक है भाई, ये जो स्पर्श बिंदु होता है एक ही होता है, मैंने बहुत सारे थोड़ा बन जाते हैं, मेरे से गड़बड़ हो जाता है। तो ये केवल एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसको आप कह लो, जैसे कि इसको A कह लो, इसको आप B कह लो, है ना आपके पास में। क्लियर है ना? क्लियर है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है, कि हमारे पास में P से दो स्पर्श रेखा बन पा रही हैं। एक तो बन पा रही है PB, है ना, रेखा ही तो है। एक बन पा रही है PA।
इसके अलावा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे छेदक रेखा बन जाएगी, ऐसे करोगे तो छेदकी रेखा वो मतलब वो अप्रतिच्छेदी रेखा बन जाएगी। अगर हम लोग कैसे करें कि एक लाइन ऐसे बना दे तो वो वृत्त से संपर्क, उसका वृत्त से कोई संपर्क रहेगा ही नहीं, वो हो जाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। तो इसमें कह सकते हैं इस स्थिति में यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित हो तो P से होकर जाने वाली दो, मैं यहां से यहां लिख रहा हूं, है ना, दो स्पर्श रेखाएं ठीक है, खींची जा सकती हैं मेरे बेटे, क्लियर है, खींची जा सकती हैं। तो ये हमारा पॉइंट था। अब ये तो बात हो गई हमारी, ठीक, मैंने सब पॉइंट्स बता दिए हैं आपको। बस एक इसमें परमें करानी है। परमें क्या करानी है, परमें की हमें आवश्यकता नहीं है कराने की, वैसे उसको रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ उसका पेपर में आने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं इसको रफ कर दूं, अब इसी को हम और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसी को हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए एक परमेय है आपके पास में, एक परमेय है, ठीक है, एक परमेय है 10.2, परमेय है 10.2। उसमें ये कहा है कि बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब अभी बात की थी ना मैंने, ये बाह्य बिंदु ऐसा है, ये कोई वृत्त है अगर हमारे पास है और यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसको तो बाह्य बिंदु ही कहेंगे, बाहरी आदमी है ये तो बाह्य बिंदु है ना। तो इसने कहा है कि बाह्य बिंदु, ठीक है, आपके पास में बाह्य बिंदु, ठीक है, आपके पास में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, नहीं आसपास में क्या स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, ठीक है, आपके पास में लंबाइयां समान होती है, क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है, आपके पास की लंबाइयां समान होती है। वैसे तो स्पर्श रेखा जो होती है किसी भी वृत्त की, आप बताएं, आपको ये रेखा है, ठीक है, रेखा है, और रेखा की लंबाई क्या, अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर आपको शायद क्वेश्चन क्या मैं आपसे बात ही नहीं कर पाने का, मैं चलो बता देता हूं कि क्या किसी रेखा की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हो, रेखा की नहीं कर सकते, क्योंकि रेखा का मतलब एक अनंत लंबाई की एक लाइन आपके पास में रेखा हो गई। आप लंबाई ज्ञात करते हैं रेखा खंड की, याद रखना, रेखा खंड का मतलब कि हमारे पास ये रेखा है, इसका कोई खंड हमने ले लिया, इस पॉइंट को ए के लिया, इसको बी के लिया, तो उसकी लंबाई निकाल सकते हैं आप। अगर ऐसा है आपके पास ये जा रही है तो आप इसकी रेखा की लंबाई नहीं निकाली जाती, रेखा खंड की लंबाई निकाली जाती है। तो याद रखना, स्पर्श रेखा होती है, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, लेकिन इस केस में निकाल सकते हैं कि जब बाहर से हम लोग स्पर्श रेखाएं बनाएं, ऐसे एक जाएगी ये वाली, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका बनेगा यानी कि स्पर्श बिंदु, और एक दूसरी बनेगी ऐसे करते हुए। तो अगर इनको हम स्पेसिफाई कर लें, इसको हम ए कह दें, इसको हम बी कह दें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है ये पी ए स्पर्श रेखा की लंबाई है। पी ए क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई है, क्या है, लंबाई है पी ए और कोमा कौन सी, पी बी भी तो है, पी बी, ये स्पर्श रेखा की लंबाइयां हैं, लंबाइयां लिख दो अब तो, ठीक है, आपके पास में लंबाइयां हैं। तो परमेय ये कहती है कि भाई, क्या कहती है कि अगर बाहर से कोई भी स्पर्श रेखा बनती हैं दो, तो उनकी लंबाइयां समान होती हैं। मतलब क्या कि जो पी ए है वो हमेशा इक्वल होगा पी बी के, है ना। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, है ना, मैं कराऊंगा। कि वो कहता है कि बाहर से कोई भी अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, किसी भी, जैसे ये खींची गई हैं आपके पास में, खींची गई हैं, तो इनको हम लोग, इनकी लंबाइयां समान रहेंगी, पी ए बराबर पी बी रहेगी, ठीक भाई। और पी ए बराबर पी बी रहेगी तो अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, ये हमारा, इसको ओ कह दें, तो ये तो बात हो गई।
चलो उसको देखते हैं, प्रूव कर लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं पी से इस पी ओ को मैं मिला दे रहा हूँ, उसको पी ओ को मिला दे रहा हूँ, फिर मैं पी ए को कर दे रहा हूँ। फिर अच्छा इसमें दिख रहा है आपको दो त्रिभुज बन रहे होंगे, अभी क्या बन रहे होंगे, दो त्रिभुज। तो मैं प्रूव कर रहा हूँ, मैं इसको सिद्ध करके दिखा दूँ आपको, ताकि आप अच्छा सा महसूस करने लगे और भी। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए दो त्रिभुज है मेरे पास। त्रिभुज एक तो है पी बी ओ और तथा हमारे पास एक त्रिभुज है त्रिभुज पी ए ओ, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर वाला। चाहे तो आप एक काम कर लो, इस ए वाले को पहले लिख लो, थोड़ा सा अच्छा सा लाइक क्रम सा बना रहेगा ना आपके पास में, ये नीचे। तो अगर इन त्रिभुजों में हम देखें कि ये एंगल तो 90 है, ये एंगल तो 90 है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। तो लिख दें जरा, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू रहेगा एंगल पी 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 बी ओ, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों होंगे भाई, बता सकता है क्या तुम्हारे में से कोई सा? हमने एक बात पढ़ी थी कल, कि वृत्त की स्पर्श रेखा अगर हमारे पास में जा रही है और उसकी त्रिज्या से अगर एंगल देखा जाए, मतलब कौन सी त्रिज्या, जो इस स्पर्श बिंदु से जा रही हो, किससे जा रही हो, स्पर्श बिंदु से। मतलब मैं इसको खुल के समझाना चाहूंगा कैसे, कि हमने एक बात पढ़ाई थी कि अगर हमारे पास कोई वृत्त हो और उसकी एक स्पर्श रेखा हो, और सेंटर से अगर हम स्पर्श बिंदु, हमारे पास स्पर्श बिंदु P है, ये सेंटर O है, तो अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा तो ये एंगल 90 रहेगा। हमने कहा था कि केंद्र से, यह कहेंगे कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु से जा रही हो, क्योंकि त्रिज्याएं तो और भी बन सकती हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो लेकिन कौन सी त्रिज्या लेनी है, जो स्पर्श बिंदु से जा रही हो, है ना, वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये 90 डिग्री होती है। तो कंडीशन यही है ना कि ये आपके पास में क्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, और ये आपके पास में क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच का एंगल 90 रहेगा, और इसके ये भी एंगल 90 रहेगा, ठीक है। और आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे, क्या नोटिस कर पा रहे होंगे, कि जो PO है दैट इज इक्वल टू PO, ये तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, या फिर हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, अंग्रेजी में कॉमन, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है, आपके पास में कॉमन है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी थी तो मैं बता दे रहा हूं, यहां पे इसको नोट कर लीजिएगा, कि अगर मेरे पास दो समकोण त्रिभुज हो इस तरीके से, एक समकोण त्रिभुज ये है, एक समकोण त्रिभुज ये है, इसका नाम हम रख देते हैं POPQR, ठीक है, ये कह दो आप AB और C, ठीक है, आपके पास में। तो अगर इसके अंदर हम लोग कभी जो एंगल है 90 डिग्री दिखाते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बराबर है, तो एंगल हमारे पास जैसे PQR बराबर है एंगल ABC के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं, और कर्ण जो है, कर्ण भी बराबर हो, यानी कर्ण का मतलब कि PR बराबर हो AC के, यानी कि ये इसके बराबर हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि जो त्रिभुज मेरे पास में है कौन सा, PQR सर्वांगसम रहेगा त्रिभुज ABC के, क्लियर है, क्या रहेगा, सर्वांगसम। और सर्वांगसम का मतलब है सर्वांगसम, और सर्वांगसम की अगर संधि विच्छेद करो तो सारे अंग समान, सर्वा अंग समान, सर्वांगसम मतलब सर्वा, ठीक है, अंग समान। सर्वांग समान का मतलब ये रहा कि ये चीज तो इसके बराबर थी, ये इसके बराबर, तो फिर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। सर्वांगसम का टॉपिक ये, सर्वांगसम पे भी चर्चा मैं करूंगा, पूरी डिटेल से करूंगा। वैसे चर्चा करने को कोई हक तो बनता नहीं, क्योंकि क्लास 9th का है, ये हम पढ़ा 10th रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, मैं वीडियो को इस हिसाब से तैयार करना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी बैठ के देख लें, आपको क्लास 9th की किताब न ढूंढनी पड़े, ठीक है, तो मैं इस हिसाब से बताऊंगा। अच्छा, तो हम क्या कहें, हमने भी कंडीशन लगाई कि अगर 90 डिग्री वाला एंगल बराबर हो गया और कर्ण बराबर हो गया, तो इसको हम कहते हैं RHS नियम से। RHS क्या होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल, RIT, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री वाला एंगल। और H का मतलब होता है, जो हमारा H है, इसका मतलब होता है हाइपोटेन्यू, ठीक है, हाइपोटेन्यू का मतलब होता है हिंदी में कर्ण, और इसका मतलब होता है
राइट एंगल का मतलब समकोण क्या होता है, समकोण हिंदी में। और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब होता है साइड, SIDE साइड। इस S का मतलब क्या होता है, साइड। RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता, राइट एंगल हाइपोटेन्यूसाइड। तो अगर 90 डिग्री का कोण बराबर हो जाए और कर्ण बराबर हो जाए, यानी कर्ण भुजा, इसका मतलब होता है भुजा। अगर कर्ण भुजा हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में है। तो आप यहां लिख सकते हैं, इसको नोट करना चाहे कर लें, लेकिन मैं इसको रफ करके लिखूँ। तो हम ये कह सकते हैं, कि जो त्रिभुज है मेरा PAO, वो सर्वांगसम रहेगा त्रिभुज किसके, PBO के। और जब सर्वांगसम है, यानी कि ये त्रिभुज ऊपर वाला इसके सर्वांगसम है, तो सारे अंग समान हैं, तो ये तो 90-90 है ही है, ये भुजा इसके बराबर है ही है, तो सीधी बात है, त्रिज्या है बराबर ही होगी। तो और ये कॉमन है, ये बची कौन सी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा। तो आप कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो PA है दैट इज इक्वल टू PB, यानी कि ये PA क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई है, ये क्या है, लंबाई। ठीक है भाई, लंबाई। ठीक, तो ये रिजल्ट आपको यूज करना है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपको सर्वांग क्षमता को लेकर कोई कंफ्यूजन है ना, तो मैंने ना एक काम करो, इस चैप्टर 6 की वीडियो बनाई थी, इसमें चैप्टर 6 त्रिभुज का है हमारा चैप्टर, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, उसको देखोगे, उसके स्टार्टिंग वीडियो जो वीडियो नंबर 1 वगैरह जो है ना, वीडियो नंबर 1, तो उसमें सर्वांग क्षमता को लेकर के बहुत चर्चा हुई है, सर्वांग क्षमता को लेके बहुत चर्चा हुई है। वो प्लेलिस्ट में आपको त्रिभुज के नाम से चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 6, तो वहां देख करके आप कंफ्यूजन दूर करें। अगर तब भी है तो भाई पर्सनल वीडियो चाहते तो कमेंट में बताइएगा, फिर बताएंगे। ठीक है, अब चलिए, इसमें 1-2 चीज और बची है, फिर उसके बाद एग्जांपल्स करते हैं, इंट्रोडक्शन खत्म होने की तरफ है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ पूरे को, मैं चित्र रखूंगा सिर्फ। देखिए अभी हमने क्या बात की है, मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ उसको। अभी हमने क्या बात, इसको भी हटा दे रहा हूँ मैं, इसको भी हटा दे रहा हूँ यार, क्लियर करता हूँ दोबारा कनेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, कि हमने बात की है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, इस तरीके से कोई भी एक वृत्त है, एंड इसका ये सेंटर है C, तो अगर कोई पॉइंट P बाहर हो, तो इससे 2 हमारी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, ऐसे करके। ठीक है भाई, ये इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे B एंड दिस वन A। तो भाई साहब अभी परमे में पढ़ा है हमने कि जो PA है दैट इज इक्वल टू PB, यानी कि इनकी लंबाइयां बराबर रहेंगी, ये रिजल्ट आपको प्रूव भी कर लिया आपने। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको इससे मिला लूं और इसको इससे मिला लूं और इसको इससे मिला लूं, तो एक बात ध्यान और दीजिएगा कि ये जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनमें भी एक संबंध रहेगा। अगर ये एंगल x रहेगा तो ये भी x रहेगा। ये या कह सकते हैं ये कि जो PC है ना, PC, ये C पॉइंट लिया मैंने, PC, ये कह सकते हैं कि PC कोण APB का अर्धक होगी। क्या होगी? अर्धक, बाइसेक्टर, यानी कि इसको 2 हिस्सों में तोड़ेगी। अगर टोटल एंगल ये 60 डिग्री का है ना, तो 30 ऊपर 30 नीचे होगा। ये समझ में आ रही है बात? ये अर्धक होगी। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अर्धक होगी। ठीक है, तो PC जो है वो अर्धक रहेगी। किसका? एंगल APU का अर्धक है। ठीक, ये बात हो गई क्लियर, खत्म हो गया। अब अभी मैंने ये प्रूव किया है, एक बात है, मैं थोड़ा सा और इसको करना चाहता हूं कि अगर मैं इसको दूसरी विधि से प्रूव करना चाहूं, अभी तो मैंने प्रमेय के हिसाब से, सर्वांग क्षमता के हिसाब से प्रूव किया था। अगर मैं इसको पाइथागोरस से प्रूव करूं, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल, बेसिकली ये भी 90 है और हमें पता है कि 90 डिग्री में पाइथागोरस लग जाती है। देखो ये 90 है तो ये आपका कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? कर्ण। तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग, यानी कि आपके पास में PC का वर्ग इज इक्वल रहेगा PA का वर्ग प्लस AC का वर्ग। समझ में नहीं यही बात कि इसका वर्ग बराबर रहेगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। समकोण त्रिभुज है ना ये 90 डिग्री वाला। समकोण त्रिभुज में होता क्या आता है? ये 90 है तो ये हमारे पास कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का वर्ग बराबर किसके रहता है भाई? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यार ये बातें तो ट्रिग्नोमेट्री में खूब की है, रट्टा मार लिया था इनका तो वहां। और ये तो ऊपर वाले की बात हो गई। अच्छा, नीचे से देखें, नीचे वाले में भी तो 90 है, ये भी तो इसका कर्ण है। तो एक बात और कि PC का वर्ग बराबर रहेगा PB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, है ना। अच्छा, दोनों PC की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रख लूं मैं, यानी कि भाई PC का मान ये भी है, ये भी बराबर रखेंगे तो PA का वर्ग
प्लस AC का वर्ग बराबर PB का वर्ग और BC का वर्ग। अब ध्यान से देखो कि जो हमारा AC है वो BC के बराबर नहीं होगा क्या, ये जो है ये इसके बराबर नहीं होगा क्या, कि ये भी R है ये भी R है, R मतलब रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या, वृत्त के अंदर त्रिज्याएं तो हमेशा समान होती हैं, तो सीधी बात है कि AC बराबर BC है तो AC का वर्ग भी BC के वर्ग के बराबर होगा, तो सीधी बात है ये से कट जाएगा और PA का वर्ग जो है वो आ जाएगा PB के वर्ग के, और आपको पता है कि PA बराबर आ जाएगा किसके, प्लस माइनस PB के, या फिर आपको पता है लंबाई है तो कभी माइनस में नहीं होगी तो प्लस में लिखेंगे, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, तो भैया इंट्रोडक्शन तो यहाँ अभी समाप्त नहीं हो रहा है। आप लोग कहें कि सर लंबा हो रहा है काम, इसके एग्जाम्पल्स बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम्पल्स अब इसको थोड़ा सा विराम देके अभी आपको एक काम करना है, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन जो कराया है इसके आधार पर अब आप प्रश्नावली 10.2 के अंदर जाएंगे और सवालों को हिलाएंगे, देखते हैं कितने हिला पाते हो आप लोग। और मैं आपको ये उदाहरण लेकर के नेक्स्ट वीडियो के मैं आपको आपसे मुलाकात करूंगा, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के भी कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाए। ठीक है, थैंक यू।